जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के SST का पेपर। SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम 2011 से 2019 तक जो प्रश्न हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उनका डिस्कशन हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसका हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद आगे का 61 में से शुरू होगा प्रश्न, वो पार्ट 2 में होगा। तो दोस्तों, हम जितने भी 2011 से लेकर 2019 यानी 23 तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके हर वीडियो में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है 61वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 61वां प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन ए है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य बात है। क्या है? ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, बी कथन को पढ़ते हैं हम। सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जाती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन, दोनों हमारे कथन जो हैं वो सत्य है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4th। ए और बी दोनों सही है। ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा 61 में का 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? देखिए, मुगल के जो चार बाग के स्थल है वो कौन कौन से, मुगल ने कौन से स्थल बनवाए थे, उसमें से एक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप समझते हैं और देखिए, हुमायूं का मकबरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, या शालीमार बाग, या लाल महल बारी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये मुगल ने स्थल नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 63वां देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, पंचायती राज की बात हो रही है तो यहाँ पर कथन, सही कथन को चुनना है हमें। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। जिला द्वितीय स्तर होता है पंचायती राज का, यानी गांव का, ग्राम का द्वितीय स्तर होता है? नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा होता है। उनके सदस्यों द्वारा होता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है? तो ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष नहीं होती है, 5 वर्ष होती है। तो ये 2 ऑप्शन हमने कट कर दिए। अब अगला देखिए, चौथा प्रश्न, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। अपने कानून होते हैं। तो देखिए, ये बात हमें बहुत अच्छी सटीक लग रही है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट है, दूसरा प्रश्न गलत है। तो ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायत के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गढ़कटंगा। गढ़कटंगा के गोंड राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये समझते हैं। 4 कथन दिए, इनको चारों को पढ़ते हैं। पहला है, ये एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। अगला है, ये कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। ये राज्य केवल नगरों से बना होता है। तो 65वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। ये एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 66वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह और अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, ये किस काल की कृति है? तो ये प्रश्न हम कई बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट
काल, इसका राइट आंसर राष्ट्रकूट काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। अब देखिए पहला ऑप्शन है ये वस्तुओं के लेन देन को आसानी से बनाती है। नंबर 2 है ये वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है ये खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। नंबर 4 है यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, ये खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं। तो किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं? तो छत्रक सेल की बात होती है डेल्टा में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, हिमनद हेमोड़ में या समुद्री गुफा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगिस्तान में। किसमें? रेगिस्तान में छत्रक सेल पाए जाते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो गया है सीटेट की परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कथन वाले बहुत परीक्षाओं में आते हैं, सीटेट की परीक्षा में, तो समझते हैं इसको। देखिए 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर वायुमंडल की परतें दी हैं और यहाँ पर उनकी विशेषताएं दी हैं। तो इसमें मिलाना है कि कौन सा किसका है। पहला है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है? क्षोभ मंडल की विशेषता होती है मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्षोभ मंडल का हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल का चौथा हो जाएगा। अब अगला देखिए, जब क्षोभ मंडल का हमने पहले ही पकड़ लिया, क्षोभ मंडल का चौथा हो जाएगा। तो चौथा, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं चौथा पहले का कौन सा है। तो पहले का चौथा है कहीं पर भी? तो पहले का चौथा दूसरे ऑप्शन में, किसमें है? दूसरे ऑप्शन में। ऐसे भी हम मार सकते हैं इसका राइट आंसर। एक ही और देख लेते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें ओजोन गैस की क्या होती है? परत होती है। तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है कि चौथा और बी का तीसरा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कथन वाले प्रश्न बहुत आते हैं। ऑप्शन ए है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगला देखिए बी, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर की बात करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, आप कमेंट में दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो पहली वाली बात बिल्कुल सही है और ये क्या है? हमारी गलत बात है। इसलिए ए सही और बी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 72 नंबर, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा था, या उनके मिशन में विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यवसाय कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की भी शिक्षा दी, या फिर वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़े उपलब्धि में थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो ये बिल्कुल राइट बात है हमारी। ये आंसर क्या है? राइट है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि उस समय में वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और उनके समय में जो महिलाओं के लिए शिक्षा थी वो अलाउड नहीं थी, फिर भी वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 73 नंबर प्रश्न, 1856 ईस्वी में यानी 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने ये निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 74 प्रश्न है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है? गलत कथन। गांधी जी के विचार के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा किया, तो ये गांधी जी का कथन था। गांधी जी के ये विचार थे। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था, ये बात बिल्कुल सही थी। ये दोनों बातें क्या थी? बिल्कुल सही थी। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, तो ये बात भी सही थी। अंग्रेज़ों ने ये सब क्या लागू किए थे, ये सब बातें कर रहे थे वो। तो यहाँ पर था अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया था। ये कथन बिल्कुल अलग है। ये कथन क्या है? बिल्कुल अलग है। 74वें का राइट आंसर यही हो जाएगा, चौथा। ये कथन क्या? अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन विचार किए गए हैं। पहला कथन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिए। बी ऑप्शन है, ये तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये बात क्या थी? बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो विदेशी सिपाही थे, यूरोपीय सिपाही थे, उनको ज़्यादा बढ़ाया था, भारतीयों को कम किया था। क्योंकि अगर भारतीय सिपाही वो ज़्यादा रखते तो उनकी सेना के लिए हावी हो जाते, वो उनकी सेना के लिए क्या हो जाते? हावी। इसलिए उन्होंने यूरोप के सिपाही ज़्यादा रखे थे और भारतीय सिपाही कम रखे थे। इसलिए ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है और ए बिल्कुल राइट है। तो ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। अगला देखिए, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए, ये प्रश्न बहुत लोग सीटेट की परीक्षा में क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं कि वो गलत इसलिए कर देते हैं, जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं महात्मा गांधी। क्या लगा देते हैं? महात्मा गांधी आंसर लगा देते हैं और उनका प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी राजगोपालाचारी। क्या है? सी राजगोपालाचारी। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे, जो वो दक्षिण भारत के क्या थे? सी राजगोपालाचारी थे। क्योंकि गांधी जी तो क्या थे? पश्चिम भारत के थे, क्योंकि गुजरात के थे, वो गुजरात के थे गांधी जी। तो पश्चिम भारत की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की बात की गई है। तो नमक सत्याग्रह के क्या थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये तो इसके जनक थे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, लेकिन ये क्या है? सी राजगोपालाचारी उसके राष्ट्रवादी नेता थे। इसलिए ऑप्शन इसका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ना कि महात्मा गांधी। अगला देखिए, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में किसमें? गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित कर दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया है। पहला ऑप्शन है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। ये क्या है? बात गलत है। उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में सारे मारे गए थे, उनके लिए नहीं दिया था। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था।
ये बात बिल्कुल राइट है। गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले ने लिखा है कि उन अमेरिकियों को दिया था जिन्होंने गुलामों की मुक्ति के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, उनके लिए दिया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 78, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय क्या होते हैं? राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बी कथन है इसका, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो ये क्या है? दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ये क्या है? दोनों बातें क्या है? बिल्कुल गलत हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? पुर्तगाली जो थे भारत से यूरोप ले गए थे। किसको? कैलिको का मतलब होता है, कैलिको का क्या होता है? सूती कपड़े। क्या होता है? सूती कपड़े। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कैलिको। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक अनुभव करता है। ये देखिए पेडागोजी का प्रश्न है। किसका है? पेडागोजी का प्रश्न है, इसलिए इसमें दे दिया है एसएसटी की पेडागोजी का। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत होता है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोटिस लिखाएं। गलत बात है। नोट्स नहीं लिखाने चाहिए। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है। तो ये बात भी गलत लग रही है हमें। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें, ये बात सही नहीं है। पेडागोजी के अनुसार ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो उन विशेष सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पेडागोजी में हमें सकारात्मक जब प्रश्न पूछा हो, सकारात्मक उत्तर पूछा हो तो सकारात्मक ही आंसर देना चाहिए, ना कि नेगेटिव। जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोई बात है नहीं है। क्रियाकलाप परीक्षण नहीं करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। नोट्स लिखाने जरूरी होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों कट हो जाएंगे। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 81 नंबर देखिए, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? देखिए इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के खनन को प्रभेदन कहा जाता है। धन क्या होता है? धन। तो प्रभेदन, छिद्र किए जाते हैं उसमें, तो प्रभेदन। ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। 82वां देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या भंडारण संसाधन का? तो कौन सा इसका राइट आंसर है? 82 का है तीसरा। क्या है? संभाव्य संसाधन का। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ताप की बात की गई है, तो ताप, अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप के ऊर्जा परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, भूतापीय ऊर्जा। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। अगला देखिए 84 नंबर प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से कीजिए। पहला है, ये कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक आर्द्र शुष्क प्रदेशों में की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। अगला है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। अगला ऑप्शन है, ये वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा।
क्या हो जाएगा? ये वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 85, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो ये किस नगर को है? पुणे को है, बेंगलुरु को है, चंडीगढ़ को या कोच्चि को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। अगला देखिए, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह होते हैं, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, या देश का प्रत्येक नागरिक होता है। राज्य की विधायिका का अंग क्या है? तो राज्य की जो विधायिका का अंग है वो होता है ऑप्शन 3, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 87वां, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये फौजदारी कानून के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ये बात बहुत सही है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी चाहिए। ये बात गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। तो ये गलत बात है। सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, न्यायालय में नहीं, थाने में किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला जाता है। अगला देखिए, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ये बात ठीक है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बात गलत है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं ये निर्धारित करना पुलिस का काम होता है, नहीं, कानून का काम होता है, न्यायालय का काम होता है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा, नहीं, सूचना पहले ही दर्ज होती है थाने में। तो इसका भी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा पहला। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। अगला देखिए 89 नंबर, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है? बात बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी होते हैं, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न ये है कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना या फिर एक कहानी सुनाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो यहाँ पर कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा आंसर होगा। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराई जाए, क्योंकि पर्यावरण में दिखाया गया है कि ईवीएस में दिखाया कि भ्रमण ही क्या है, सबसे अच्छी सीखने की विधि है, अधिगम की विधि है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाए किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराई जाए। तो ये हमारे 90 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हो गए। इसमें हमने पार्ट 1 में क्या है 60 क्वेश्चन किए हैं और पार्ट 2 में हमने किए हैं 30 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन हो गए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर
2019 यानी तक आए हुए प्रश्न हैं, तो इन सभी को देखें। और इससे आगे के जो प्रीवियस ईयर के 2023 तक के जो प्रश्न हैं उन सभी के वीडियोज़ मैं पेपर एग्ज़ाम होने से पहले आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और सभी वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए सीटेट की, और सीटेट के अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।